अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 9 जो है कंप्यूटर का वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, और अब जो आगे है हम सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। सिस्टम और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम पहले भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से ये बुक के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। तो डिटेल के साथ तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, असल में कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक डिब्बा है, ठीक है। वो बहुत डम्ब है, उसे कुछ नहीं पता, वो किसी काम का नहीं है। उसको कौन को बताता है? आज हम सोचते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत लाइक है, वो काम भी कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की वजह से जो है ना, अगर उधर आप देखें बुक के अंदर हमें डेफिनेशन दी गई है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी गई है कि जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं वो हमारे पास एक प्रोग्राम कहलाता है, या हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये इस प्रोग्राम या ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। इसी वजह से वो आज इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत केयरफुली जो है वो पहले बनाई जाती हैं। जैसे जैसे आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाएंगे तो आप जो है वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बिल्ड करना सीखेंगे, और आपको पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। और ये इंशाल्लाह आप मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में आप लोग भी जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, जिसमें प्रोग्राम्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना आप अभी से सीखना शुरू कर देंगे। तो जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने पहले भी देखा था कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करवाता है और हार्डवेयर के साथ वो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा होता है, और हार्डवेयर को वो बताता है कि कोई काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं सबसे पहले विंडोज़ का लोगो आता है। वो लोगो जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो विंडोज़ है हमारे पास वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं वो एंड्रॉयड है, एप्पल है, लिनक्स है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और लेकिन जो काफ़ी हमारे पास फेमस हैं जिनका आपको पता होगा, विंडोज़ का तो सभी को पता है, एंड्रॉयड का सबको पता है, एप्पल का सबको पता होगा। लिनक्स वगैरह और जो इस तरह के आगे फिर आते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, उनका अभी तक बेशक आपको नहीं पता, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए हो गया, प्रोग्राम हमने देख लिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, और फिर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कौन सी चीज़ को चला रही हैं। अगर तो वो सिस्टम को चला रही हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रही हैं, तो फिर वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। और अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसकी इंस्ट्रक्शंस पहले किसी और सॉफ्टवेयर के अंडर आती हैं और पहले फिर उसको बताती हैं कि मैंने ये काम करना है और ये काम मेरा करवाया जाए, और फिर वो देखता है कि अच्छा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास टाइम है, या मेरी मेमोरी नहीं है अभी इस काम करने के लिए, या मेरी मेमोरी ये काम कर सकती है, या मैं इस काबिल हूँ या इस काबिल नहीं हूँ। जो हम अक्सर आप देखते हैं, हम कहते हैं कि कोई हमने गेम खेलनी है तो उसके लिए रैम इतनी होनी चाहिए, या कोई जो है वो गेम इंस्टॉल करनी है, या कोई वीडियो जो है उसके लिए स्टोरेज जितना होना चाहिए। तो वो जो है वो हमें वो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताता है कि आपकी मेमोरी जो है वो इस काबिल है कि नहीं है, आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इस काबिल है कि नहीं है। जो एरर्स आते हैं, जो हमें सब कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं, वो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले रिपोर्ट करता है कि मैंने ये काम करना है, और फिर वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो फिर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके फिर वापस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बताता है कि अच्छा आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक जिसमें कस्टम बिल्ड है और फिर पैकेज है। कस्टम बिल्ड जो है वो काफ़ी वो वाली एप्लीकेशंस होती हैं जो लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी के फीचर्स उन्होंने रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं कोई नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहूँ जिसमें मैं चाहूँ कि कहूँ कि उधर ही, जैसे अभी आप देखें ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए जो आपकी वो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो यूट्यूब के अंदर आपको लेके चला जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मैंने जो है ना वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनवानी है जो उधर ही वीडियो प्ले होने शुरू हो जाए, बच्चों को जो बार बार एप्लीकेशंस के दरमियान स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। फिर मैं कहूँ कि जब मैं क्विज़ वगैरह करूँ तो वो खुद ही उसको जो है वो ग्रेड कर दे, वो खुद ही चेक कर दे, और फिर वो मुझे खुद बता दे कि ये बच्चा फेल हो गया, ये बच्चा पास हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से रखवा रहा हूँ फीचर। फिर मैं कहूँ कि जब मैं क्लास लेने लगता हूँ तो फिर जो है वो उसमें जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं
तो उनकी अटेंडेंस लग जाए, जो एब्सेंट होते हैं उनको जो है उनके पेरेंट्स के नंबर पे कॉल जाया करे और उनको बताया करे, एक ऑटोमेटेड मैसेज हो जो बताया करे कि आपके बच्चे जो है वो आज क्लास नहीं ले रहे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये मैं अपनी मर्ज़ी के फीचर बता रहा हूँ। तो जब भी तक मैं अपनी मर्ज़ी के फीचर बता के एक एप्लीकेशन जो है वो लूँगा, उसको हम कहेंगे कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन, वो हमारे पास होती है। और जो पैकेज होता है हमारे पास, पैकेज वो होता है कि जो पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो एक ही डिज़ाइन किया जाता है, एक ही सेम एप्लीकेशन पूरी कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन की जाती है, सबको जो है वो सेम फीचर्स दिए जाते हैं। जिसमें इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं, MS वर्ड एग्जांपल है हमारे पास, जो है वो गूगल हमारे पास एग्जांपल है, यूट्यूब हमारे पास एग्जांपल है, और एक्सेल हमारे पास एग्जांपल्स है, ऑफिस पूरे का पूरा हमारे पास एग्जांपल है। और इसकी एग्जांपल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो कि ख़त्म नहीं होती। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप जो है वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो बिल्कुल नया टॉपिक आज से हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। इधर भी आप देख रहे हैं टॉपिक में बर्ड्स लिखा हुआ है, बर्ड्स से मतलब यही है कि बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एक वीडियो है, फॉर एग्जांपल एक वीडियो की एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे एक वीडियो जो है वो एक जब आप मोबाइल के अंदर सेव करते हैं तो वो कैसे सेव हो जाती है, वो कैसे उसको पता होता है फ़ोन को इसको मैंने कितना स्टोरेज देना है, और फ़ोन को कैसे अक्सर आपको देखते हैं जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट नहीं है, आपका स्टोरेज कम है, आपको इसके लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है। तो इसका कैसे पता चलता है कि इसका स्टोरेज इसको कितना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम तो जीबीज़ में बात करते हैं कि जी इतने GB स्टोरेज चाहिए, इतने MB स्टोरेज चाहिए। जब सेलफोन आप लेने जाते हैं तो आप कहते हैं जी 64 GB स्टोरेज होना चाहिए, 128 GB स्टोरेज होना चाहिए, 256 GB स्टोरेज होना चाहिए। डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे पास आते हैं, 32 GB वाला भी आता है। लैपटॉप लेने जाए तो उसमें 500 GB 1 TB जो है वो कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक यूनिट जो है डाटा का, अभी तो हम GBs में और MBs में बात कर रहे हैं। जो बेसिक यूनिट है हमारे पास वो है बिट है, सॉरी। अब बिट क्या चीज़ है हमारे पास, अगर आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि कंप्यूटर हमारे पास एक बाइनरी मशीन है, जो डिजिटल मशीन है, बाइनरी डिजिट्स पे चलती है। बाइनरी से क्या मुराद है कि उसके अंदर 2 ही डिजिट्स होते हैं, 1 और 0, और 1s और 0s का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0। अब ये सारे जो बिट्स हैं, ये सारी बिट्स जो हैं ये मिला के हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, बिट हमारे पास, अब जो हमारे पास जो एक 1 होता है, यहाँ पे जो एक 0 है वो हमारे पास एक बिट है। ये एक बिट है, ये भी एक बिट है, इन दोनों को मिला के हमारे पास 2 बिट्स हो गई हैं। इसी तरह अब अगर मैं लिखूँ, एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। अब ये मेरे पास कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स की जो है वो एक इंस्ट्रक्शन लिख दी है मैंने। ये जो बिट्स हैं ये सबसे स्मॉल जो है ये जो है ना वो यूनिट है। जैसे MB छोटा होता है उससे बड़ा GB होता है ना, तो ये अभी एक्सप्लेन आगे करता हूँ मैं। इसी तरह ये बिट्स हैं, और जब ये बिट्स को ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं यहाँ पे एक और 0 या 1 कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 8 बिट्स हो गई हैं। अब ये जो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स जब इकट्ठी हो जाती है तो हमारे पास एक बाइट बन जाता है। एक बाइट किसके 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि जब 8 बिट्स मिलती हैं उसे तो एक बाइट बना देता है हमारे पास। और बाइट क्या है, वो बिगर यूनिट है बिट से, ठीक है। वो भी सेम यही काम कर रहा है, जिस तरह ये 1 और 0 से मिलकर एक बाइट बनता है और वो इंस्ट्रक्शन ऐसे पास कर रहा होता है। अब अगर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जो आप जो देखते हैं आजकल के किलोबाइट है, मेगाबाइट है, आप अपने इंटरनेट की स्पीड देखते होंगे कितने किलोबाइट जो है वो पर सेकंड में यूज़ कर रहा हूँ, डाटा जो है मेरा डाउनलोड हो रहा है या अपलोड हो रहा है, या इतने MB पर सेकंड में डाटा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या 1 सेकंड के अंदर आप उतना डाटा जो है वो उतने किलोबाइट या उतने मेगाबाइट आप डाउनलोड या अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो आपकी स्पीड को डिफाइन करता है, यानी कि वो स्टोरेज होता है आपका, ठीक है। डाटा जो होता है वो सारे का सारा जो है वो स्टोरेज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो हमारे पास KB होता है, KB किलोबाइट,
आपको पता है 1 किलो के अंदर हमारे पास 1000 जो है वो कोई भी चीज़, अगर मैं किलोग्राम्स की बात, आपको सबको पता होगा किलोग्राम कहते हो तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। इसी तरह जब 1 किलोबाइट की बात की जाएगी तो उसका मतलब होगा कि 1000 बाइट्स की बात हो रही है। किलो क्या है, प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1000 है, यानी कि अब इसको मैं अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो हमारे पास एक जो केबी होता है 1 केबी जो होता है हमारे पास वो 1024, ठीक है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, यानी कि 1024 बाइट्स के इक्वल हमारे पास 1 किलोबाइट होता है। लेकिन इसको हम चूँकि इतना एग्जैक्ट नहीं बोलते, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि 1000 बाइट्स होती हैं 1 किलोबाइट के अंदर। इसी तरह एक जो किलोबाइट के बाद हमारे पास जो है वो मेगाबाइट आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ऑर्डर में आ रहे हैं। सबसे पहले बिट आता है, एक बिट में और बाइट में डिफरेंस है, ठीक है, बाकियों से वो डिफरेंट है। एक बिट जो होती है 1 या 0 एक बिट है हमारे पास, ठीक है, और जब 8 बिट्स मिलती हैं तो हमारे पास एक बाइट बन जाता है। अब इससे आगे जो सारा पैटर्न है वो डिफरेंट है। 8 बाइट्स जो हैं वो 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बन जाता है, और 1000 बाइट्स जब मिलती है तो 1 किलोबाइट बन जाता है। जब 1000 जो है वो किलोबाइट्स मिलती हैं तो हमारे पास मेगाबाइट बन जाता है। जब 1000 मेगाबाइट्स मिलती हैं तो हमारे पास 1 गीगाबाइट बन जाता है, और जब 1000 जो है वो गीगाबाइट्स मिलती हैं तो हमारे पास 1 टेराबाइट बन जाता है। और ये जो आपने नंबर देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 20, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 30, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 40, ये नंबर ऑफ बाइट्स लिखे गए हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक बेशक एक अलग से मैं बना के आपको बता दूँ कि हम जो है इसको अगर एक्सप्लेन कर दूँ कि 1 किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट जो है वो 1000 बाइट्स के इक्वल है। 1000 एग्जैक्टली नहीं, 1024, ठीक है, मैं 1024 ही चले लिख देता हूँ। इसी तरह जो MB है वो कैसे बनेगा, 1024 किलोबाइट्स मिलेंगे। फिर 1024 MBs जो हैं वो जब ज्वाइन होंगे तो हमारे पास 1 गीगाबाइट बन जाएगा। फिर 1024 जो है हमारे पास GB से ऐड होंगे तो 1 TB बन जाएगा, ठीक है, 1 GB जब लिखेंगे ऐड होंगे तो हमारे पास 1 TB बन जाएगा। और आजकल अभी जो मार्केट में 1 TB जो है वो सबसे बड़ी जो है वो डाटा स्टोरेज की फॉर्म मानी जा रही है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि डाटा स्टोरेज के हमारे पास यूनिट्स हैं, बिट है, बाइट है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और ये टेराबाइट, ये सारे के सारे सेम हैं, एक ही चीज़ है। तो वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ड जो है हमारे पास हर कंप्यूटर के पावर के लिहाज से डिफरेंट होता है। हर कंप्यूटर में एक कंप्यूटर की कितनी परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करती है कि एक वर्ड जो है उसके अंदर कितना जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है। एक वर्ड जो है वो एक कंप्यूटर का रजिस्टर होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक छोटी नोटबुक लेते हैं, उसके अंदर 10 पेजेस होते हैं, आप 10 पेजेस पे लिख सकते हैं। आप थोड़ी सी बड़ी नोटबुक ले लेते हैं, वो 50 रुपीज़ की आती है अगर, तो उसके अंदर आप जो है वो ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा पेजेस होते हैं। इसी तरह आप कहते हैं नहीं मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मुझे बहुत बड़ा रजिस्टर चाहिए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डाटा लिख सकूँ, उस पर बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो वो क्या है कि जैसे जैसे आप नोटबुक का साइज़ बढ़ा रही हैं वैसे वैसे उसके अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। तो वर्ड भी हमारे पास सिमिलर है, जैसे जैसे कोई अच्छा कंप्यूटर आता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर जो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है डाटा स्टोर करने को। और इसको कुछ इस तरह से भी मैं बता सकता हूँ कि ये इधर अगर आप इस डायग्राम की तरह, ये थोड़ा सा मैंने टेबल जो है ये ड्रॉ किया, आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है कि जो कुछ जो होते हैं वर्ड्स, कुछ कंप्यूटर्स जो एरा ऑफ कंप्यूटर्स के लिहाज से उन्होंने बताया ना कि जो बहुत पहले कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, वेरी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स उन्होंने कहा, वो जब यूज़ होते थे उसके अंदर जो एक वर्ड होता था वो 8 बिट्स ही बस स्टोर कर सकता था, ठीक है, वो बस जो है वो एक बाइट जो है उसको स्टोर करता था, इससे ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती थी। स्टोर तो कर सकता था लेकिन इसको हम बोलते हैं कि एक टाइम पे जितनी वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। अब जारी सी बात है अगर हम देखें आज हम ये डबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं और 64 बिट कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो 64 बिट से ज़्यादा डाटा यूज़ नहीं कर सकते या सेव नहीं कर सकते या कुछ। उसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर जो हमारे कंप्यूटर की रैम है वो कितना डाटा प्रोसेस कर रही है वो 64 बिट है, ठीक है, वो ये डिफ़ाइन किया जा रहा है। वर्ड जो है वो ये डिफ़ाइन करता है, वो स्टोरेज के लिहाज से नहीं बताया जा रहा,
वो ये बताया जा रहा है कि कितना जो है वो डाटा 1 सेकंड के अंदर आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर सकता है। तो इनडायरेक्टली वो स्टोरेज के हुई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो बहुत पहले कंप्यूटर्स थे वो जो है वो 1 बाइट जो थे उसको एक टाइम पे इतना प्रोसेस कर सकते थे, इस वजह से वो बहुत स्लो होते थे। पता पहले कंप्यूटर्स जो होते थे उनको जब हम ऑन करते थे तो बेशक आप 10-15 मिनट के लिए कुछ जो काम है वो करके आ जाएं, तब तक वो मुश्किल से लॉगिन होते थे। और आजकल जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो आज का जो सबसे फास्टेस्ट पीसी है मेरे ख्याल से, तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर, मेरे ख्याल से 3 सेकंड्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, इतने भी फास्ट कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह आ गए, तो वो 2 बाइट्स को डाटा को एक टाइम पे जो है वो प्रोसेस कर सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स हैं, या फिर कुछ जो मिनी कंप्यूटर्स आए जो थोड़े बहुत तेज़ थे, जब उनको एडवांस फॉर्म दी गई। तो मेन फ्रेम्स तो वो है ना, वो जो थोड़ी ज़्यादा स्पीड के लिए होते हैं और कंपनीज जो है उनको यूज़ करती हैं ज़्यादा स्पीड हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सिंगल वर्ड आ गया। सिंगल वर्ड मतलब 32 बिट्स को वो यूज़ करता था, 4 कैरेक्टर्स जो है एक टाइम पे वो सेव कर रहा होता था और प्रोसेस कर रहा होता था। तो हमारे पास जो है वो सिंगल वर्ड आ गया। और आजकल जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं या कुछ जो अच्छे मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम्स हैं, वो जो है वो डबल वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, यानी 64 बिट। बल्कि आजकल तो जो ये बुक तो जब पब्लिश की गई थी तब की बात बता रहे हैं। आजकल जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, बेशक वो मिनी कंप्यूटर्स हैं चाहे जो भी हैं, वो भी 64 बिट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास जो था वो बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज था। इसके साथ हमारे पास अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे या एग्जांपल्स मिलेंगी, तो वो आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको समझ आ गई है। और अगर आपको समझ नहीं आई और आपको कोई थोड़ा बहुत मसला है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है वो सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको समझ नहीं आई वो आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।